हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2015 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं सी सेट का। और पार्ट 1 अपलोड हो गया है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एक फिगर है, आपको फिगर देख के बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन मार्क में। दोस्तों, इसमें दो पैटर्न होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज होता है ये घड़ी के सीधा सीधा चलता है, लाइक कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो जब ये ऐसे मूव करेगा तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। लेकिन दोस्तों, जब ये उल्टा मूव करता है, ठीक है, जैसे कि जब ये उल्टा मूव करेगा ऐसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11, 12, 10, 9, जब उल्टा ये जाएगा तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये ऐसे जा रहा है। तो इसी पैटर्न से ये आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो अगर ये ब्लैक डॉट देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये यहाँ आएगा। और ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये यहाँ आएगा। देखते हैं ऐसा फिगर कहाँ है। तो ये है ऑप्शन ए में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये भी पैटर्न वाला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स है। आपको बताना है कि 3 और 6 में कैसा रिलेशन है, ठीक है, मतलब 6 कैसे आया। तो दोस्तों, अगर देखेंगे कि 3 × 3 - 1 अगर कर दें तो 6 आ जाएगा, लाइक 3 × 2। लेकिन ये हम इसमें भी अप्लाई करके देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। तो 8 × 8 - 1 = 56। तो 8 × 7 = 56 बिल्कुल हो रहा है। तो देखेंगे 20 हमें लाना है। दोस्तों, अगर 5 × 4 कर दें, 5 × 5 - 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 यानी 20। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ हम 5 फिल कर देंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, आपको बताना है x की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों, अगर हम ऐसे देखें कि 7x 21 31 43, तो अगर हम ये देखें तो ये +10 हो रहा है, ये +12 हो रहा है। तो यहाँ पे हम +8 कर सकते हैं, यहाँ पे +6 कर सकते हैं। तो x की जगह 7 + 6 करेंगे तो 13 आ जाएगा। या फिर आप 21 - 8 करेंगे तो भी 13 होगा। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 13, सी। कार्डबोर्ड पीसेस हैं, अलग अलग दिए गए हैं, 4 पीसेस हैं, टुकड़ा है। इसको जोड़ के बताना है कि करेक्ट फिगर क्या होगा। जब इसे हम जोड़ देंगे तो आपस में जॉइन कर देंगे। क्वेश्चन पूरा दिखा दूँ तो दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये दो हमें दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल हैं। तो ये रेक्टेंगल है, लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन में हम देखेंगे कि ये भी सीधा नहीं है, ये भी रोम्बस जैसा है, ये ट्रेपीजियम जैसा है, या फिर ये भी बिल्कुल सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा। देखिए आप, ये ऐसे है, ऐसे है, फिर नीचे से ज़्यादा हो जा रहा है, और ये बिल्कुल रोम्बस जैसा है। तो एक ही फिगर है जो दोनों ट्रायंगल को सीधा दिखा रहा है, और वो है डी। और दोनों राइट एंगल को सही से जॉइन किया है, फॉर्म किया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेस्ट में कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चन, बस 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, और वो सिक्योर करता है 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस। और हर क्वेश्चन में वो 50% मार्क्स सिक्योर करता है। तो अगर वो ऑब्टेन करता है टोटल 40% टेस्ट में, और टोटल क्वेश्चन टेस्ट में इक्वल मार्क्स हैं, तो आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन हैं टेस्ट में। तो दोस्तों, यहाँ हम ये मान लेंगे कि एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के हैं। तो अगर 10 मार्क्स के हैं तो 10 × अगर 50% करेंगे आप तो 5 मार्क्स हो जाएंगे, यानी 8 × 5 40 मार्क्स।
तो दोस्तों 40% जब 40% होगा टोटल टेस्ट का, तो आपको बताना है कि 100% का कितना होगा। तो जब 40% होगा 40 मार्क्स, तो 100% में, तो यहाँ पे क्या करेंगे 40/40 इंटू 100, तो ये कैंसिल, तो 100, तो टोटल 100 मार्क्स आ गया। बट दोस्तों पूछा है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, तो ये मार्क्स आया है 100, तो हम टोटल नंबर ऑफ मार्क्स या क्वेश्चन से जो 10 था हमारा उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 10, तो आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगला सवाल है कि एज से रिलेटेड है। अ फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एंड द मदर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। सम ऑफ द फादर्स एंड मदर्स एज इज 51 ईयर्स। तो सन का एज कितना है? दोस्तों सवाल कर रहा है कि फादर जो हैं, पिता जो हैं, वो 9 टाइम्स ओल्ड हैं अपने बेटे से, और उनकी जो माता हैं वो 8 टाइम्स जो हैं 8 गुना बड़ी हैं अपने बेटे से। तो अगर सम है जो माता और पिता का अगर जोड़ के जो एज निकालें वो 51 है, तो आपको सन का एज निकालना है, बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम सन का एज x मान लेंगे, फादर का एज 9x और मदर का एज जो है वो 8x मान लेंगे। तो जो सम हो जाएगा एज का वो हो जाएगा 9x। यहाँ पे लिखा है कि 51 है, सिंपल है ये, 9x + 8x इज इक्वल टू 51, तो x इज इक्वल टू 51/17 और ये हो जाएगा 3। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 साल। दोस्तों सवाल है कि 4 पर्सन्स ABCD कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल्स, इसमें 2 मैरिड कपल्स हैं ग्रुप में, और बोथ विमेन आर शॉर्टर इन द रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स, और जो 2 औरतें हैं वो छोटी हैं अपने अपने हस्बैंड से। ए इज़ द टॉलेस्ट, ए सबसे बड़ा है, मतलब सबसे टॉल है चारों में, और सी जो है वो बी से टॉल है, लेकिन डी जो है वो बी का भाई है। तो आपके इसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट बताना है करेक्ट। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे ABCD है, तो ए टॉल है और ए मेल है, और कह रहा है कि जो सी है वो टॉल है बी से, और डी जो है वो ब्रदर है बी का। यानी दोस्तों हमें यहाँ इतना समझ आ गया कि ए जो है मेल है और डी जो है मेल है, तो मतलब सी भी वाइफ होगी किसी की। तो यहाँ पे बी जो है ये डी जो है वो ब्रदर है बी का, तो इसकी वाइफ तो होगी नहीं। तो यानी ए जो है, यानी ये प्लस साइन मेल के लिए, तो ए जो है ये हस्बैंड है बी का, माइनस साइन जो है ये फीमेल के लिए। तो ये एक रिलेशन हुआ, और जो बचा सी वो डी, तो सी जो है, डी जो है वाइफ है, सी जो है वाइफ है डी की। तो दोस्तों सवाल कह रहा है, जो ऑप्शन सी देखिए आप, कह रहे हैं कि सी इज़ टॉलर देन डी। सी तो वाइफ थी है ना डी की, तो सी टॉलर कैसे हुई? ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोथ द विमेन आर शॉर्टर इन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि मैन हैड अ वाइफ, 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स। एक मैन है, इसकी एक वाइफ है, उसके 2 बेटे हैं, एंड 2 डॉटर्स, ठीक है। द डॉटर्स वेर इन्वाइटेड टू फीस्ट एंड द मेल मेम्बर्स ऑफ द फैमिली वेंट आउट टू टेक पार्ट इन अ पिकनिक। द मैन्स फादर डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। जो डॉटर्स हैं, जो बेटियां हैं, वो उनको इन्वाइट की जाती है फीस्ट में, और जो मेल मेंबर्स हैं वो चले जाते हैं पिकनिक के लिए, और जो मैन के पिता हैं, जो फादर हैं, वो रिटर्न नहीं होते हैं अपने वर्क से। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। Only the man's wife was left at the home. It is likely that the man's wife was left at the home. None was left at home and more than one person was left at home. तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इट इज़ लाइकली दैट मैंस वाइफ वॉज लेफ्ट एट होम। दोस्तों इसमें हम एक्सट्रीम नहीं लेंगे कि ओनली द मैंस वाइफ वॉज लेफ्ट एट होम, तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, गीता कहती है कि नरेश हैज़ बिकम अ बेटर बॉक्सर सिंस ही स्टार्टेड मेडिटेशन। नरेश अच्छा बेटर बॉक्सर हो गया है सिंस उसने मेडिटेशन स्टार्ट किया है।
तो कहती है गीता कि नरेश जो है बेटर बॉक्सर है क्योंकि उसने स्टार्ट कर दिया है मेडिटेशन, सिंस जब से उसने मेडिटेशन स्टार्ट किया है। तो राधा कहती है इम्पॉसिबल है, बॉक्सर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट उसकी अग्रेसिवनेस होती है। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि राधा के स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स हर बिलीफ दैट, तो आपको बताना है कि राधा का स्टेटमेंट क्या उसका बिलीफ बताता है। तो राधा के स्टेटमेंट से क्या आपको कंक्लूजन या सेंस निकलता है, ठीक है। तो क्या मेडिटेशन टेंड्स टू मेक अ पर्सन लेस अग्रेसिव, या मेडिटेशन हैज़ लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द पर्सन हु प्रैक्टिसेस इट। नरेश वॉज ए पुअर बॉक्सर अर्लियर बिकॉज ही वॉज नॉट एग्रेसिव इनफ। नरेश वुड नॉट हैव टेकन टू मेडिटेशन एज ही वॉज ए बॉक्सर। दोस्तों ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोनों, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सेंस ही नहीं निकलता है दोनों लाइन से कि इन्होंने ऐसा कुछ कहा है। और अगर ये देखते हैं तो मेडिटेशन हैज़ लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द पर्सन हु प्रैक्टिसेस इट, ऐसा तो बिल्कुल होता, और ऐसा राधा ने कहा भी नहीं है। तो क्या होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, मेडिटेशन टेंड्स टू मेक अ पर्सन लेस एग्रेसिव। तो ये कहना चाह रही है कि इम्पॉसिबल है, बॉक्सर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट जो है वो तो एग्रेसिवनेस है। तो अगर एग्रेसिवनेस कम हो जाएगा, अगर मेडिटेशन करेगा वो, तो पर्सन लेस एग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल गुड एथलीट्स वांट टू विन एंड ऑल दीज एथलीट्स who want to win eat a well balanced diet. Therefore all athletes who do not eat a well balanced diet are a bad athletes. दोस्तों सवाल कह रहे हैं कि जो सारे अच्छे एथलीट्स होते हैं वो जीतना चाहते हैं, और सारे जो एथलीट्स होते हैं जो जीतना चाहते हैं वो एक वेल बैलेंस्ड डाइट मतलब अच्छा डाइट अच्छा भोजन करते हैं। इसीलिए ऑल एथलीट्स हु डू नॉट ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट आर बैड एथलीट्स। इसीलिए जितने और भी जो एथलीट्स हैं जितने हैं वो जो नहीं करते हैं अच्छा खाना अच्छा डाइट नहीं लेते हैं तो वो बैड एथलीट्स हैं। तो दोस्तों आपको ये देख के बेस्ट कंक्लूजन बताना है इस स्टेटमेंट से। तो दोस्तों ये वेन डायग्राम है, आपको वेन डायग्राम पता होगा आई थिंक सॉल्व करना। तो ये देखो अगर ऑल गुड एथलीट्स हैं तो ये ऑल गुड एथलीट्स हैं, वांट टू विन एंड वांट टू विन, ये सारे अच्छे एथलीट्स जीतना चाहते हैं, और इससे हो जाएगा इसमें एक और जो बनेगा ये होगा कि वेल बैलेंस्ड डाइट है। ये गुड एथलीट्स हैं, ये ऑल गुड एथलीट्स वांट टू विन, और ये कि जो वेल बैलेंस्ड डाइट करेगा वो अच्छे एथलीट्स हैं और वो जीतेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अलग से बैड एथलीट्स के लिए वो वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नो एथलीट हु डज़ नॉट ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज ए गुड एथलीट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।